हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अरविंद कुमार बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूं। ये इम्पोर्टेंट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। मोस्टली जो पीछे वाले एग्जाम हुए हैं, जैसे जिपमेर का हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ का हुआ है, ये इन एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और बहुत बार आए हैं। इसलिए इन एमसीक्यू को इस सीरीज के अंदर डाला गया है। और ये क्वेश्चन अभी आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में, जैसे कि आरएमएल, एसजी पीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़, नॉर्सेट, इनमें आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास का पहला एमसीक्यू, विच थ्योरी गिवन बाई फ्लोरेंस नाइटेंगल। फ्लोरेंस नाइटेंगल के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? ऑप्शन है इसके में आपके लिए। पहला ऑप्शन है इसमें इन्वायरमेंटल थ्योरी। पहला ऑप्शन है एनवायरमेंटल थ्योरी। क्या एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई थी फ्लोरेंस नाइटेंगल के द्वारा? दूसरा ऑप्शन है थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। या फिर नर्सिंग नीड थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा क्या दी गई थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा। बेसिकली कितनी थ्योरी हैं, मतलब मोस्टली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बार बार रिपीट होती है, वो सारी थ्योरी मैं आज आपके लिए बताऊंगा। कौन सी थ्योरी किसने दी है, और उसके साथ में डेट भी बताऊंगा कि किस डेट को दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ही कौन सी थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई है। राइट ऑप्शन इसका ए है, एनवायरमेंटल थ्योरी। तो एनवायरमेंटल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई है। ये थ्योरी कब दी गई थी, इसकी डेट याद रखना दोस्तों। 1860 के अंदर, 1860 के अंदर इसको दिया गया था। यानी 1860 में एक एनवायरमेंटल थ्योरी आई थी, जो किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। चलिए, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए इसमें। दूसरा ऑप्शन कि थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसने दी थी? थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं आईपीआर थ्योरी, किसके द्वारा दी गई है? आईपीआर थ्योरी। तो आईपीआर थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? हिल्डगार्ड पेपल्यू ने। दोस्तों याद रखेंगे इस थ्योरी देने वाले का नाम, हिल्डगार्ड पेपल्यू। हिल्डगार्ड पेपल्यू। हिल्डगार्ड पेपल्यू के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कब दी गई थी ये? 1952 के अंदर। 1952 के अंदर, 1952 के अंदर इसको दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपके पास, थर्ड ऑप्शन, नर्सिंग नीड थ्योरी। नर्सिंग नीड थ्योरी किसने दी थी? तो नर्सिंग नीड थ्योरी जो साइंटिस्ट थे नर्सिंग नीड थ्योरी को देने वाले, उनका नाम था वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम था नर्सिंग नीड थ्योरी। कब दिया था इसको? 1955 के अंदर, 1955 में इसको दिया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे तीन थ्योरी अभी तक हमने डिस्कस की है, एनवायरमेंटल थ्योरी, थ्योरी ऑफ आईपीआर, नर्सिंग नीड थ्योरी। और लास्ट ऑप्शन है इसमें आपके लिए सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना है, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? डोरेथिया ओरेम के द्वारा। ये जो थ्योरी है लास्ट वाली, किसने दी है? डोरोथिया ओरेम। पूरा नाम है इनका डोरेथिया ओरेम। तो डोरेथिया ओरेम है, उन्होंने इसको दिया है, डोरेथिया ओरेम ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी को दिया है। कब दी गई थी? 1971 के अंदर। 1971 के अंदर। चलिए, 1971 के अंदर जो थ्योरी दी गई थी वो थ्योरी का नाम है डोरेथिया ओरम। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की है कुछ थ्योरी, जैसे एनवायरमेंटल थ्योरी। एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई थी 1860 के अंदर, किसने दी थी? फ्लोरेंस
नाइटेंगल ने दी थी। दूसरी थ्योरी हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, 1952 के अंदर दी गई थी। किसने दी थी? हिल्डगार्ड पेपल्यू ने दी थी। तीसरी थ्योरी हमने देखी नर्सिंग नीड थ्योरी। नर्सिंग नीड थ्योरी कब आई थी? 1955 के अंदर आई थी। किसने दी थी? वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी। नेक्स्ट हमने देखी है यहाँ पे सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है डोरेथिया, हाँ डोरेथिया ओरेम के द्वारा दी गई है और 1971 के अंदर उसको दिया गया है। तो ये हमने यहाँ पे चार ऑप्शन डिस्कस किए हैं। डोरेथिया ओरेम के द्वारा सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी गई थी। चलिए कुछ और थ्योरी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम देखते हैं किस कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। सिस्टम मॉडल एक थ्योरी का नाम है, सिस्टम मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया है? सिस्टम मॉडल ये दिया गया है बेटी न्यूमान के द्वारा। बेटी न्यूमान, बेटी न्यूमैन के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसका नाम है सिस्टम मॉडल। ये कब की दी गई थी? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर दी गई थी बेटी न्यूमैन के द्वारा। नाम था थ्योरी का सिस्टम मॉडल्स। चलिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में काफी बार पूछ ली गई है थ्योरी, रॉय अडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था? रॉय अडेप्टेशन मॉडल, रॉय अडेप्टेशन मॉडल, रॉय अडेप्टेशन मॉडल। चलिए राम के नाम से इसको याद रखते हैं। रॉय अडेप्टेशन मॉडल को किसने दिया है? चलिए इसको दिया है कैलिस्टा रॉय ने, गिवन बाय कैलिस्टा रॉय। कैलिस्टा रॉय, यानी कि पीछे इनके रॉय लगा हुआ है, इन्होंने अपने नाम से ही दिया था रॉय अडेप्टेशन मॉडल। रॉय अडेप्टेशन मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? कैलिस्टा रॉय के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था ये? इन 1974 के अंदर, 1954 के अंदर रॉय अडेप्टेशन मॉडल दिया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस की है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो उन्हीं थ्योरी को डाला गया है यहाँ पे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। यही थ्योरी है बार बार रिपीट होने वाली, इनके अलावा कोई भी और थ्योरी बार बार एग्जाम में नहीं आती, मोस्टली यही थ्योरी आती है। सबसे पहले हमने देखी इन्वायरमेंटल थ्योरी, 1860 में आई थी। किसने दी थी? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। दूसरी देखी हमने थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि आईपीआर थ्योरी, किसने दी है? हिल्डगार्ड पेपल्यू ने दी है 1952 के अंदर। तीसरी थ्योरी देखी हमने नर्सिंग नीड थ्योरी, वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा 1955 में दी गई थी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी डोरेथिया ओरेम के द्वारा 1971 के अंदर दी गई है। सिस्टम मॉडल बेटी न्यूमान के द्वारा 1972 में दिया गया है। रॉय एडेप्टेशन मॉडल कैलिस्टा रॉय के द्वारा 1974 के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों इनको याद रखेंगे, कुछ नहीं है इसमें याद रखने के लिए। हाँ जी, कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है इसके अंदर, ओनली आपको थ्योरी का नाम और उसके देने वाले का नाम याद रखना है। थ्योरी का नाम और किसके द्वारा गिवन की गई है वो याद रखना है आपको। दोस्तों हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन 2 वीक्स चाइल्ड। 2 वीक्स चाइल्ड के अंदर, यानी कि अभी जो बेबी है वो कैसा है? न्यूनेट है, यानी 2 वीक का है। तो 2 वीक चाइल्ड के अंदर पूछा गया है अर्ली साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का अर्ली साइन क्या होगा? सबसे पहले कौन सा साइन अपीयर होगा बच्चे के अंदर जिसकी उम्र अभी 2 वीक की है? चलिए पहला ऑप्शन है आपके पास बल्जिंग फोंटानेल, दूसरा ऑप्शन है टैकीकार्डिया, तीसरा ऑप्शन है रेस्टलेसनेस, चौथा ऑप्शन है वॉमिटिंग। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए राइट आंसर जो होने वाला है वो बल्जिंग फोंटानेल्स राइट आंसर। यानी कि अभी जो चाइल्ड है वो 2 वीक्स का है, और 2 वीक्स के चाइल्ड में फोंटानेल ओपन होते हैं, और जैसे ही फोंटानेल ओपन होंगे, बल्जिंग फोंटानेल ओपन होंगे, सॉरी जो फोंटानेल है वो ओपन होंगे, यानी कि इसके अंदर ओपन क्यों रहेंगे ये, बल्ज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर सीएसएफ बढ़ेगा, और सीएसएफ बढ़ने की वजह से हाइड्रोसेफेलस होगा। हाइड्रोसेफेलस होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा इसमें? बल्जिंग फोंटानेल देखने को मिलेंगे। यानी हाइड्रोसेफेलस हुआ है, सीएसएफ बढ़ा है, सीएसएफ बढ़ा है तो मतलब क्या है उसके अंदर? बल्जिंग फोंटानेल, यानी फोंटानेल का साइज क्या हो गया? ऊपर को बाउंडिंग हो गया, ऊपर को आ गया है, उसको हम बोलते हैं बल्जिंग फोंटानेल। तो हाइड्रोसेफेलस में सीएसएफ बढ़ने की वजह से अर्ली साइन जो आने वाला है वो बल्जिंग फोंटानेल होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए ये तो है
किसके अंदर? 2 वीक्स चाइल्ड के अंदर। ये देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन जिसकी उम्र कितनी है? एज मोर देन 18 मंथ। 18 मंथ, जिसकी उम्र 18 मंथ है, उसके अंदर जो अर्ली साइन देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा? वॉमिटिंग। क्योंकि उसके अंदर बल्जिंग फोंटानेल नहीं होगा। क्योंकि बल्जिंग फोंटानेल इसलिए नहीं होगा, 18 मंथ पर क्या हो जाता है? फोंटानेल की क्लोजिंग हो जाती है। एंटीरियर फोंटानेल की क्लोजिंग 18 मंथ तक कंप्लीट क्लोजिंग हो जाती है। तो क्लोजिंग होने के बाद में ये बल्ज नहीं होगा, इसलिए इसमें राइट आंसर जो होने वाला है अर्ली साइन ऑफ फोंटानेल वो बल्जिंग फोंटानेल होगा। और वॉमिटिंग किसके अंदर रहेगा? जिसकी उम्र 18 मंथ से ज्यादा होगी। यानी कि ये क्वेश्चन में आता है कि 2 ईयर चाइल्ड के अंदर, 2 ईयर चाइल्ड के अंदर कौन सा अर्ली साइन देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों? चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ ये फोंटानेल के बारे में। फोंटानेल क्या होते हैं? तो फोंटानेल के बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे फोंटानेल जो होते हैं गैप होते हैं सूचर के बीच में। यानी कि ये मैंने क्या बनाया है? फीटस का हेड। फीटस का हेड, और सपोज कीजिए ये इसकी नोज वाला पार्ट है। उसकी नोज वाला पार्ट है, तो बेबी का हेड हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से इसको सुपरविजन कर रहे हैं इसका, तो ऊपर से देखने को मिलेगा इसमें 2 फोंटानेल देखने को मिलेंगे। एक तो पोस्टीरियर फोंटानेल होगा और एक एंटीरियर फोंटानेल। पोस्टीरियर और एंटीरियर फोंटानेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एंटीरियर फोंटानेल होगा वो डायमंड शेप का रहेगा। एंटीरियर फोंटानेल डायमंड शेप का रहेगा, जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल कैसा रहेगा? ट्राइएंगुलर शेप का दिखाई देता है। चलिए इन फोंटानेल के हम कुछ नाम भी देते हैं। जो ट्राइएंगुलर शेप का है इसको हम बोलते हैं क्या? लैम्बडा। लैम्बडा ये पोस्टीरियर फोंटानेल है। और जो एंटीरियर फोंटानेल है जो डायमंड शेप का दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रैगमा। ब्रैगमा। तो ब्रैगमा होता है वो एंटीरियर फोंटानेल है, लैम्बडा है वो पोस्टीरियर फोंटानेल है। शेप कैसा है पोस्टीरियर फोंटानेल का? ट्राइएंगुलर। ये आपको दिखाई दे रहा है ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर। और ये ब्रैगमा का शेप कैसा है? डायमंड शेप। डायमंड शेप यानी कि पीछे वाले का, यानी जो पोस्टीरियर फोंटानेल को ट्राइएंगुलर शेप होता है और जो ब्रैगमा होता है उसको डायमंड शेप में होता है। चलिए जो फोंटानेल है, दो ही फोंटानेल, मतलब फोंटानेल मोस्टली होते हैं यहाँ पे 6 फोंटानेल होते हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही फोंटानेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर फोंटानेल। इन्हीं के साथ में सूचर लाइन जुड़ी होती है। सूचर लाइन यानी कि एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल के बीच में एक सूचर लाइन होगी। दूसरी सूचर लाइन एंटीरियर फोंटानेल से आगे की तरफ होगी। यानी कि दो फ्रंटल बोन होती है बेबी के अंदर, उन दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर लाइन होगी। एक सूचर लाइन आपकी जो डायमंड शेप वाला एरिया है वहां से दोनों साइड पे होगी। और एक सूचर लाइन जो ट्रायंगुलर शेप का एरिया है वहां से पीछे की तरफ देखने को मिलेगी। चलिए ये कुछ सूचर लाइन है, इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि इसमें आंसर पूछ लिया जाता है कि ये सूचर लाइन कब देखने को मिलती है। सॉरी, ये सूचर लाइंस जो है वो, जैसे कि इसमें पूछ लिया जाएगा सजाइटल सूचर लाइन किस किस के बीच में प्रेजेंट देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो सभी सूचर लाइन का भी नाम याद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, सूचर लाइन को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ बोन पार्ट आपको याद रखने हैं। कौन सी बोन होती है? जैसे कि आगे दो फ्रंटल बोन होगी बेबी के अंदर, एक फ्रंटल बोन और दो फ्रंटल बोन। चलिए ऊपर से देख रहे हैं तो ये दोनों पैराइटल बोन होंगी, पैराइटल बोन। चलिए पीछे वाली ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो ये कुछ बोन है जो हम ऊपर से देख रहे हैं। बच्चे के अंदर दो फ्रंटल बोन होती हैं, आगे जाके ये फ्यूज हो जाती हैं और एडल्ट में एक ही हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में कुछ बोन्स के बीच में क्या है? सूचर हैं, गैप हैं, उनको हम बोल रहे हैं सूचर। अब इन सूचर के नाम याद रखने हैं आपको। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है, अब फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है उसको हम बोलेंगे फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर। फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर। चलिए एक सूचर आपको दिखाई दे रहा है दोनों पैराइटल बोन के बीच में, जो दोनों पैराइटल बोन को सेपरेट करने का काम कर रहा है, अलग अलग करने का काम कर रहा है। उस सूचर का नाम क्या है? सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर। चलिए
नेक्स्ट देखिए, पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में ये एक सूचर है, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है आपको ड्रॉ किया गया है, इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। ये वाला सूचर मैं बात कर रहा हूँ इस सूचर की, ये है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं हम। पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में एक सूचर आपको और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये पैराइटल बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन, तो इन दोनों के बीच में ये सूचर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैम्ब्डॉइड सूचर। लैम्ब्डॉइड सूचर। तो ये हमने इंपॉर्टेंट सूचर पढ़े हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर है, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में ये कोरोनल सूचर है। फ्रंटल बोन, सॉरी यहाँ पे देखिए दो पैराइटल बोन, ये जो दोनों पैराइटल बोन के बीच में ये वाला जो सूचर है इसको सैजिटल सूचर बोलते हैं। पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर है उसको लैम्ब्डॉइड सूचर बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सीओपीडी पेशेंट गिव द ऑक्सीजन बाई विच मास्क, यानी यहाँ पे मास्क पूछे गए हैं, कौन से मास्क के द्वारा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इन सीओपीडी पेशेंट को। यानी कि सीओपीडी क्लाइंट है अपने पास, उस सीओपीडी क्लाइंट को किस ऑक्सीजन के द्वारा हम मास्क प्रोवाइड करते हैं, सॉरी किस मास्क के द्वारा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो सीओपीडी पेशेंट है, ऑक्सीजन देनी है, तो ऑक्सीजन देने का सबसे अच्छा मास्क जो आता है सीओपीडी पेशेंट में कौन सा होगा? बेंचुरी मास्क होगा, नेजुला नेजल कैनुला होगा, पार्शियल रीब्रीदर मास्क होगा या नॉन रीब्रीदर मास्क होगा। राइट आंसर आपको पुट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, बेंचुरी मास्क। बेंचुरी मास्क कैसा है? चलिए अभी हम देखेंगे। बेंचुरी मास्क फिक्स फ्लोरेट, फ्लोरेट सिस्टम या मास्क बोल सकते हैं, यानी कि इससे फिक्स फ्लोरेट जाएगी एंड फिक्स O2 कंसंट्रेशन। फिक्स O2 कंसंट्रेशन, यानी जो बेंचुरी मास्क होता है वो फिक्स होता है फ्लोरेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए। इसमें कुछ कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग के हिसाब से फ्लोरेट इसका फिक्स रहता है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से जो फ्लोरेट फिक्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बोला है बेंचुरी मास्क। क्योंकि सीओपीडी पेशेंट को हम लो फ्लो रेट देते हैं, लो फ्लो रेट देंगे तभी उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। हाई फ्लो रेट कभी भी सीओपीडी के अंदर नहीं दिया जाता है। तो सीओपीडी क्लाइंट है कोई, उस सीओपीडी क्लाइंट को हम कैसे देंगे? 1 से 2 लीटर पर मिनट O2 प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो फ्लो रेट होने वाला है वो कहीं ना कहीं 1 से 2 लीटर पर मिनट होने वाला है। और आपको ऐसा मास्क प्रोवाइड कराना है सीओपीडी वाले क्लाइंट को कि ये फ्लो रेट फिक्स रहे, कम ज्यादा ना हो। तो कम ज्यादा ना हो, फिक्स रहेगा इसका फ्लो रेट। तो ऐसा मास्क हमारे पास केवल एक ही मास्क है जिसका नाम क्या है? बेंचुरी मास्क। बेंचुरी मास्क, चलिए देखते हैं बेंचुरी मास्क क्यों फ्लो रेट इसका फिक्स रहता है। इसमें बेंचुरी मास्क के कुछ कलर कोडिंग के हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क के कुछ कलर कोडिंग के हिसाब से टाइप होते हैं। चलिए इन टाइप को आपको याद रखना है क्योंकि उसमें से पूछ लिया जाता है कि रेड कलर वेंचुरी मास्क का फ्लो रेट कितना रहेगा, O2 कंसंट्रेशन कितना रहेगा, या फिर येलो कलर वेंचुरी मास्क का फ्लो रेट कितना रहता है और उसका O2 कंसंट्रेशन कितना रहता है। तो याद करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस याद करना है इनका, क्योंकि सीक्वेंस याद हो जाएगा तो आगे जाके ये दिक्कत नहीं देंगे और इजीली आप क्या कर पाएंगे, सीक्वेंस याद करके इनका फ्लो रेट और O2 कंसंट्रेशन याद कर पाएंगे। चलिए देखिए इसमें कुछ कलर होते हैं जैसे कि ब्लू कलर, दूसरा व्हाइट कलर। ऐसे ही सीक्वेंस याद करेंगे तो मैं बहुत इजीली याद करा दूंगा इसको। ब्लू कलर, व्हाइट कलर, तीसरा ऑरेंज, चौथा येलो, पांचवा रेड और 6 नंबर का जो होता है वो ग्रीन। ये कुछ कलर कोडिंग के हिसाब से बेंचुरी मास्क के टाइप होते हैं, यानी बेंचुरी मास्क ब्लू कलर का होता है, बेंचुरी मास्क रेड कलर का होता है, व्हाइट होता है, ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है। ये कुछ 6 टाइप हैं, 6 टाइप हैं इसके।
यानी 6 कलर कोडिंग होती है बेंचरी मास के अंदर। अब इसमें देखेंगे, हम देखेंगे इसका फ्लो रेट कितना होता है, फ्लो रेट, और देखेंगे O2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन। तो फ्लो रेट और O2 कंसंट्रेशन दोनों देखने वाले हैं हम इसमें। फ्लो रेट कितना रहेगा बेंचरी मास का कलर कोडिंग के हिसाब से, और O2 कंसंट्रेशन कितना रहेगा, O2 कंसंट्रेशन। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लो रेट, सीक्वेंस से याद रखेंगे फ्लो रेट को, कभी नहीं भूलेंगे इसको। ब्लू कलर का जो फ्लो रेट रहता है वो 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन जो जाएगी वो 2 लीटर पर मिनट जाएगी, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी जाएगी, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 लीटर पर मिनट। चलिए सही है, ये 2 लीटर पर मिनट। जो ब्लू कलर की जो फ्लो रेट रहेगी वो 2 लीटर पर मिनट रहेगी, यानी कि 1 मिनट के अंदर अगर ब्लू कलर का बेंचनी मास्क देते हो तो उससे ऑक्सीजन कितनी फ्लो रेट जाएगी, 2 लीटर ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। दो के बाद सीधे आएगा व्हाइट, 4 लीटर पर मिनट। ऑरेंज आता है 6 लीटर पर मिनट। येलो आता है 8 लीटर पर मिनट। हाँ जी, रेड आता है 10 लीटर पर मिनट। और ग्रीन आता है 15 लीटर पर मिनट। दोस्तों यही चेंज करेंगे यहाँ पे, सारे के सारे इन नंबर में 2 का गैप है, लेकिन 10 के बाद सीधे 15 हो रहा है। तो सीक्वेंस याद हो जाएगा, अगर कलर कोडिंग आप याद कर लेंगे, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन। इसमें ब्लू का रहेगा 2 लीटर, व्हाइट का रहेगा 4 लीटर, ऑरेंज का रहेगा 6 लीटर, येलो का रहेगा 8 लीटर, रेड का रहेगा 10 लीटर, ग्रीन का रहेगा 15 लीटर पर मिनट। ये इसका फ्लो रेट रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं ये फ्लो रेट, O2 कंसंट्रेशन कितना जाएगा इसमें, अगर हम ब्लू वाले से देंगे, ब्लू वाला बेंच मास प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता है ना, फिक्स रहेगा इसका। तो 2 लीटर पर मिनट से कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा पेशेंट को, इससे जाने वाला है 24%। ऑक्सीजन कितनी मिलेगी पेशेंट को, 24% मिलने वाली है। अगर हम वाइट से देते हैं तो यहाँ पे O2 कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, 28% जाएगी ऑक्सीजन। अगर हम ऑरेंज से देंगे तो ऑरेंज से और ज्यादा बढ़ेगी, 31% ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी पेशेंट को। अगर हम येलो से देंगे तो यहाँ पे 35% ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी पेशेंट को। अगर हम रेड से देंगे तो यहाँ पे 40% ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी पेशेंट को। और हम ग्रीन वाला देंगे तो यहाँ पे 60% ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे हम बेंचनी मास्क याद करेंगे। बेंचनी मास्क हमने बोला कि आपको कलर कोडिंग के हिसाब से सीक्वेंस में याद करना है, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन ब्लू। अब हम इनकी फ्लो रेट देखेंगे, तो फ्लो रेट अगर आपने कलर इनके सीक्वेंस में याद कर लिए तो फ्लो रेट आपकी इजीली याद हो जाएगी। 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 8 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट और 15 लीटर पर मिनट। इनका O2 कंसेंट्रेशन भी सीक्वेंस में याद हो जाएगा कि ब्लू वाला जो है उसका O2 कंसेंट्रेशन कितना रहेगा, 24%। 4 लीटर पर मिनट से कितना रहेगा, 28%। 6 लीटर पर मिनट से कितना रहेगा, 31%। 8 लीटर पर मिनट से कितना रहेगा, 35%। 10 लीटर पर मिनट से कितना रहेगा, 40%। और 15 लीटर पर मिनट से कितना रहेगा, 60% O2 कंसेंट्रेशन रहेगा। क्लियर दोस्तों, ये कलर कोडिंग के हिसाब से इनका जो फ्लो रेट और O2 कंसंट्रेशन है वो फिक्स रहता है। और हमें सीओपीडी वाले पेशेंट में फिक्स O2 कंसंट्रेशन देना है, फिक्स देना है हमें, 2 पर सेट करना है, तो 2 पर ही उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेंचनी मास्क हमारे पास ऐसा मास्क है जो कम ज्यादा नहीं करेगा, जिसपे सेट कर दिया उसी पे चलेगा। यानी जो बेंचनी मास्क प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ब्लू कलर का देंगे तो 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट O2 प्रोवाइड कराएगा, फ्लो रेट ये रहेगा। O2 कंसंट्रेशन कितनी जाएगी इससे, 24% जाएगी। क्लियर दोस्तों, बेंचनी मास्क हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया है। सीओपीडी पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट मास्क होने वाला है ये। नेजल कैनुला होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क है, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। नेजल कैनुला, नेजल कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है, फ्लो रेट, नेजल कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है, और नेजल कैनुला का O2 कंसंट्रेशन कितना रहता है। O2 कंसंट्रेशन, तो नेजल कैनुला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लो रेट और O2 कंसंट्रेशन, इसका फ्लो रेट रहेगा 1 से 6 लीटर पर मिनट।
फ्लो रेट 1 से 6 लीटर पर मिनट। O2 कंसंट्रेशन कितना होगा इसका? नेजल कैनुला की ही बात कर रहे हैं अभी हम। इसका जो O2 कंसंट्रेशन रहेगा वो 24% से लेके 44%, यानी कि इसका जो O2 कंसंट्रेशन रहने वाला है वो 24% से लेके 44% तक रहने वाला है। किसका? नेजल कैनुला का। चलिए, पार्शियल रीब्रीदर मास्क है और नॉन रीब्रीदर मास्क है। ये रीब्रीदर मास्क के टाइप होते हैं। पार्शियल रीब्रीदर मास्क, इसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट इसका कितना रहता है? पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क, दो तरह के ये रीब्रीदर मास्क होते हैं। तो यहाँ पे फ्लो रेट और O2 कंसंट्रेशन देखेंगे इसके भी। तो फ्लो रेट इसका कितना होगा और O2 कंसंट्रेशन कितना होगा? तो फ्लो रेट पार्शियल रीब्रीदर मास का कितना होता है? 6 to 15 लीटर पर मिनट। O2 कंसंट्रेशन कितना रहता है इसका? 60 to 90%, 60 से 90% रहता है। चलिए, एक मास्क और अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, जिसका नाम है नॉन रीब्रीदर मास्क। इससे हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन रीब्रीदर मास्क को आपको याद रखना है यहाँ पे। इससे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में अगर किसी को O2 प्रोवाइड करानी है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में आपको O2 प्रोवाइड करानी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, तो हम कौन सा वाला मास्क यूज करते हैं? नॉन रीब्रीदर मास्क यूज करते हैं। तो नॉन रीब्रीदर मास्क है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए, सबसे ज्यादा O2 कंसंट्रेशन कौन से मास्क के द्वारा दी जा सकती है? वो नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा दी जा सकती है। चलिए, इसका फ्लो रेट याद करेंगे हम, फ्लो रेट और इसका O2 कंसंट्रेशन। फ्लो रेट कितना होगा इसका और O2 कंसंट्रेशन कितना होगा? दोनों ही देखिए यहाँ पे, जो फ्लो रेट इसका होने वाला है वो 12 to 15 लीटर पर मिनट, 12 से 15 लीटर पर मिनट फ्लो रेट रहता है। और O2 कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 90 से 100%, यानी कि 100% O2 कौन से मास्क के द्वारा प्रोवाइड हो सकती है? नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। क्लियर दोस्तों? चार ऑप्शन हमने अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। बाकी इनके बारे में, इनकी जो सिंगल सिंगल वैल्यू है उसको जानना है तो हम ऑफलाइन क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसको नेजल कैनुला हुआ, पार्शियल रीब्रीदर मास्क हुआ, जैसे हमने वेंचुरी मास्क को डिफाइन किया है, वैसे ही इनके अंदर भी इनके डिफाइन है। इनके अंदर अलग टाइप होते हैं कुछ, उनको हम डिफाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन, ये हॉट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। एक हॉट एप्लीकेशन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है? क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा हॉट एप्लीकेशन का? चलिए, आप किसी को कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं और किसी को हॉट एप्लीकेशन देते हैं, कंडीशन अलग अलग हो सकती है यहाँ पे। तो दोनों ही कंडीशन में इनका मतलब हॉट एप्लीकेशन में या फिर कोल्ड एप्लीकेशन में इनका क्या क्या इफेक्ट आता है। ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज लिम्फ नोड, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज ब्लड फ्लो, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज पेन। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? थेरापीटिक इफेक्ट देख रहे हैं हॉट एप्लीकेशन। चलिए, हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन दोनों देखिए। हॉट एप्लीकेशन और दूसरी कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे और मतलब क्या क्या इसके इफेक्ट आएंगे, और कोल्ड एप्लीकेशन है तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्लड वेसल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लड वेसल्स पर अगर हम कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ब्लड वेसल्स पर अगर हॉट एप्लीकेशन देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम हॉट एप्लीकेशन देते हैं तो ब्लड वेसल्स डायलेट होगी या कॉन्स्ट्रिक्शन होगा? ब्लड वेसल्स डायलेशन होता है, नॉट कॉन्स्ट्रिक्शन। हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा? वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन। जबकि आप कोल्ड एप्लीकेशन दोगे तो उससे होगा क्या? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हमने ब्लड वेसल्स पर देखा है, यानी कि आप किसी को क्या दे रहे हैं? एप्लीकेशन थेरेपी दे रहे हैं, हॉट या कोल्ड। तो हॉट में होगा वैसो डायलेशन और कोल्ड में होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा लिम्फ फ्लो देखेंगे। लिम्फ फ्लो,
लिम्फ फ्लो, लिम्फ फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिम्फ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? हम लिम्फ फ्लो की बात कर रहे हैं, तो लिम्फ फ्लो हॉट एप्लीकेशन देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। लिम्फ का फ्लो इंक्रीज किस में हो जाता है? हॉट एप्लीकेशन में। डिक्रीज किस में हो जाता है? कोल्ड एप्लीकेशन में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं इसमें, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो देखेंगे, अगर हॉट एप्लीकेशन दिया है, वैसोडाइलेशन हुआ है यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। और हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन दिया है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से इधर क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्लड फ्लो डिक्रीज। ब्लड फ्लो क्या रहेगा? कोल्ड एप्लीकेशन में डिक्रीज रहेगा। चलिए पेन की बात करते हैं, पेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हॉट एप्लीकेशन देंगे तो पेन कैसा रहेगा? कम होगा या ज्यादा? और कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो पेन कैसा होगा? कम या ज्यादा? अगर हम हॉट एप्लीकेशन देंगे तो पेन क्या होगा? डिक्रीज। और कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तब भी पेन क्या होगा? डिक्रीज। थेराप्यूटिक इफेक्ट ले रहे हैं, पेन को कम करने के लिए ही तो हम देते हैं। चलिए हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखी है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्लड वेसल्स, हॉट एप्लीकेशन में वैसोडाइलेशन होता है, कोल्ड एप्लीकेशन में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। लिम्फ का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा हॉट एप्लीकेशन में, कोल्ड एप्लीकेशन में डिक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा हॉट एप्लीकेशन में, डिक्रीज हो जाएगा कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, पेन क्या रहेगा? दोनों में ही डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ आपके लिए। अब बताइए इसमें हॉट एप्लीकेशन में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा क्या? पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये तो नहीं होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड इंक्रीज लिम्फ फ्लो, इंक्रीज लिम्फ फ्लो हो जाएगा, यानी लिम्फ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, सही बात है, ये तो लिम्फ का फ्लो बढ़ जाएगा। डिक्रीज ब्लड फ्लो नहीं, हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो, ये तो कोल्ड एप्लीकेशन में होता है डिक्रीज ब्लड फ्लो। हॉट हॉट एप्लीकेशन में तो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज पेन नहीं, ये तो हॉट एप्लीकेशन हो या फिर कोल्ड एप्लीकेशन हो, दोनों में पेन कम करते हैं, ना कि इंक्रीज। तो राइट आंसर आपको मिल गया है यहाँ पे, राइट आंसर बी है इसका। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse has just administered medication via orogastric tube. What is the priority nursing action? यहाँ पे एक नर्स ने क्या किया, यहाँ पे कुछ किया हुआ है, देखिए। अ नर्स हैज जस्ट एडमिनिस्टर्ड, यानी कुछ एडमिनिस्टर्ड कर दिया उसने, क्या? मेडिकेशन। किसके द्वारा? बाया ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी कि एक पेशेंट है, उसको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी हुई है, और उसको नर्स ने अभी अभी तुरंत ही क्या किया, उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी है। तो यहाँ पे अब क्या प्रायोरिटी रहने वाली है, नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है? चलिए पहला ऑप्शन है इसके अंदर, चेक ट्यूब प्लेसमेंट। चलिए मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी है, चेक ट्यूब प्लेसमेंट चेक करेंगे। प्लेसमेंट मतलब जो ट्यूब पड़ी है, जो स्टोमक तक पड़ी होगी ये ट्यूब, क्या वो ट्यूब स्टोमक में है या फिर नहीं है, ये हम चेक करेंगे। दूसरा, रीटेप द ट्यूब, टेप को रीटेप करेंगे, यानी कि दोबारा से उसकी टेपिंग करेंगे, दोबारा से फिक्स करेंगे उसको। तीसरा, फ्लश द ट्यूब, ट्यूब को फ्लश करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन होने वाला है रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को रिमूव कर देंगे, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को। चलिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे, देखते हैं दोस्तों। जब हम किसी पर्सन को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? फ्लश करेंगे। क्या करते हैं? फ्लश द ट्यूब। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी, फ्लश करेंगे। यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले भी फ्लश किया जाता है, और मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के बाद में भी फ्लश किया जाता है। पर्पज क्या है इसका, क्यों करते हैं? टू चेक एंड प्रिवेंट ऑफ ब्लॉकेज। कहीं ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं, अगर हम मेडिकेशन देने से पहले अगर फ्लश कर रहे हैं तो उसका पर्पज ये होता है कि कहीं ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है, जो मेडिकेशन देंगे वो सीधी गैस्ट्रिक में चली जाएगी, स्टोमक में चली जाएगी। मेडिकेशन देने के बाद में हम देखते हैं कि सारी की सारी मेडिकेशन है वो स्टोमक में गई है या फिर नहीं गई है, या फिर जो भी मेडिकेशन आपकी ट्यूब के अंदर रह जाएगी तो फ्लश करेंगे हम उसको, तो फ्लश के साथ में कंटेंट जो होगा वो स्टोमक में पहुंच जाएगा। इसलिए पर्पज रहेगा यहाँ पे, चाहे मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले या फिर करने के बाद, दोनों में ही अपना जो मेन प्रायोरिटी काम है वो क्या रहेगा? हाँ जी, फ्लश द ट्यूब। दोनों ही कंडीशन में आपको ट्यूब को फ्लश करना है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? सी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन, ये क्या कह रहे हैं, चेक ट्यूब प्लेसमेंट।
चेक ट्यूब प्लेसमेंट, ये तो ट्यूब प्लेसमेंट जब हमने ट्यूब को इंसर्ट किया है, ट्यूब को इंसर्शन किया है, उसके बाद तुरंत देखते हैं जस्ट आफ्टर इंसर्शन, जस्ट आफ्टर आफ्टर इंसर्शन ऑफ ट्यूब, जैसे ही हमने ट्यूब को इंसर्ट किया है उसके बाद तुरंत क्या देखेंगे, चेक ट्यूब प्लेसमेंट, यानी कि जो ट्यूब है वो स्टोमक के अंदर गई है या फिर कहीं दूसरी जगह पे चली गई है, ये हम चेक करते हैं जैसे ही हमने ट्यूब इंसर्ट की है उसके जस्ट बाद। रीटेप द ट्यूब, अगर ट्यूब रिमूव हो रही है मतलब उसकी टेपिंग हट गई है तो हम रीटेप करेंगे। रीटेप हम कब करेंगे, जब ट्यूब लूजिंग हो रही है, उसकी जो हमने फिक्सिंग की है वो लूज हो रही है, तब रीटेप करेंगे, अननेसेसरी इसको रीटेप नहीं करेंगे। हमने फ्लश किया, फ्लश करने के बाद इसको रीटेप क्यों करेंगे, फ्लश करने से पहले रीटेप क्यों करेंगे, ऐसा तो नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेडिकेशन एडजस्टर किया हमने तो हम रीटेप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। अगर ये इसका जो फिक्स किया है हमने वो लूज हो रहा है यानी कि टेपिंग इसकी हट रही है तो उसको रीटेप करेंगे, अदरवाइज इसको रीटेप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका डी ऑप्शन दे रहा था, रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को रिमूव नहीं करेंगे, ट्यूब को रिमूव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ट्यूब को रिमूव करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको कि ट्यूब को रिमूव करना है। आप यहाँ पे नर्सिंग एक्शन पूछा गया, प्रायोरिटी एक्शन पूछा गया यहाँ पे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है कि ट्यूब को रिमूव किया जाए। ट्यूब की वजह से यानी कि ट्यूब का जो इंसर्शन करते टाइम कहीं ट्रैकिया वगैरह में चला जाता है, एयरवे में चला जाता है तो ट्यूब को रिमूव करते हैं। इस कंडीशन में तो नॉर्मल कंडीशन दी हुई है इसमें तो ट्यूब रिमूव नहीं करेंगे, या फिर पेशेंट की कंडीशन बेटर है और डॉक्टर एडवाइज कर रहा है कि इसकी ट्यूब को रिमूव कर दो तो हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्यूब को रिमूव नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और एटोसीबेन, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है ये। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन का पूछ लेगा, एंटीडोट ऑफ वारफिन का पूछ लेगा, दोनों में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। तो इसको ध्यान से देखेंगे कौन सा एंटीडोट होने वाला है कौन सी चीज का। चलिए हेपेरिन का एंटीडोट जो होता है वो क्या होता है, विटामिन के किसका एंटीडोट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका है, एटोसिवेन किसका है, हम चारों के ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। विटामिन के जो एंटीडोट है वो किसका है, वारफेरिन का, वारफेरिन ड्रग, वारफेरिन ड्रग इसका जो एंटीडोट है वो विटामिन के है। प्रोटामाइन सल्फेट किसका एंटीडोट है, ये हेपेरिन का एंटीडोट है, हेपेरिन का एंटीडोट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका एंटीडोट होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट का है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है। और एटोसिमेन किसका एंटीडोट है, ये एंटीडोट होता है किसका, ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या है, एटोसिबेन होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन देखे हैं हमने एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, तो हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा दिया गया है, यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट दिया गया है, तो राइट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा है, प्रोटामाइन सल्फेट है। चलिए ये हेपेरिन ड्रग कैसी है, पढ़ते हैं इनके बारे में। हेपेरिन, हेपेरिन कैसी ड्रग है, ये एंटी कोएगुलेंट ड्रग है, एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स होती है। ये ओनली और ओनली इंजेक्टेबल ड्रग है, इंजेक्टेबल ड्रग होती है, ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसको हम यूज करते हैं इन इमरजेंसी केसेस में, यूज इन इमरजेंसी केसेस के अंदर, इमरजेंसी केसेस में आपके पास पेशेंट आया हुआ उसके अंदर यूज की जा रही है। एंटी कोएगुलेंट है, कोएगुलेंस के अगेंस्ट काम करेगी, यानी कि थक्का ब्लड का नहीं जमने देगी, ऐसा काम करती है हेपेरिन। इसका एंटीडोट अभी आपने देख लिया है क्या होता है, हाँ जी प्रोटामाइन सल्फेट होता है। क्लियर दोस्तों, इसको हम देने से पहले एक डायग्नोसिस करते हैं, यानी किसके बेस पे दी जाएगी। तो क्लॉटिंग प्रोफाइल अगर आप पढ़ोगे, कोएगुलेशन प्रोफाइल या क्लॉटिंग प्रोफाइल, कोएगुलेशन प्रोफाइल जब हम पढ़ते हैं तो इस कोएगुलेशन प्रोफाइल के अंदर कुछ टेस्ट आते हैं, उन टेस्ट का नाम होता है, चलिए मैं सबके नाम बता देता हूँ, बीटी, दूसरा सीटी, तीसरा पीटी, तीसरा आईएनआर, नेक्स्ट देख रहे हैं हम एपीटीटी।
एपीटीटी, ब्लड प्रोफाइल के अंदर हम कुछ ये टेस्ट पढ़ते हैं, ब्लड प्रोफाइल के अंदर ये टेस्ट कराए जाते हैं। बीटी, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम। चलिए, सीटी का मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। चलिए, पीटी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। चलिए नेक्स्ट, आईएनआर का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, नॉर्मलाइजेशन रेशियो, आईएनआर। और एपीटीटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। चलिए, ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। कोएगुलेशन प्रोफाइल जब कराएंगे, ब्लड की स्टडी जब हम कराते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर असिस्ट करने होते हैं हमको, उस टाइम पे किसी की हेपेरिन या वारफेरिन चल रही है तो हमको ये क्लॉटिंग प्रोफाइल कराना पड़ता है। ये बीटी टाइम, सीटी टाइम, पीटी टाइम, आईएनआर, एपीटीटी, ये सभी देखने पड़ते हैं हमको। अगर हेपेरिन चल रही है आपकी तो हेपेरिन को किस बेस पे चलाया जाता है? ऑप्शन आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटी टाइम या फिर एपीटीटी टाइम, चार ऑप्शन है। हेपेरिन अगर चल रही है तो कौन सी डायग्नोसिस करेंगे? अगर किसी पर्सन की हेपेरिन चल रही है तो उसमें चेक करते हैं हम एपीटीटी, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अगर ये टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, तो हम वहां पे हेपेरिन नहीं चलाते। यानी कि जो एपीटीटी है, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इफ इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं टाइम, अगर एपीटीटी का टाइम इंक्रीज आता है इसका, तो हम वहां पे हेपेरिन को नहीं देंगे, हेपेरिन डोज नहीं देते हैं। ध्यान रखना है, एपीटीटी के डायग्नोसिस के बेस पे हम कौन से ड्रग को चलाते हैं? हेपेरिन को चलाया जाता है। तो हेपेरिन देखिए, इसका अगर टॉक्सिसिटी होती है, इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो इसका एंटीडोट क्या होगा हमारे पास? इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो इसका एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। चलिए दोस्तों, ये हेपेरिन है, काफी बड़ा एक अपने आप में समथिंग 2-3 घंटे का ये टाइम लेता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। अभी इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये किस किस मतलब कैसे इसका मैकेनिज्म एक्शन है, किस तरह से ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, कुछ इसके एक्शन होते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मैंने कुछ चीजें आपके लिए बता दी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बाकी की क्लास हम आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर देते हैं। बहुत बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। टॉपिक के बारे में पूरा ही आपको उसका निचोड़ निकाल के दे दिया जाता है, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट जो आगरा में अभी रनिंग है कोचिंग, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो अभी मॉर्निंग बैच चल रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ये मॉर्निंग बैच 10 बजे से 1 बजे तक इसका टाइम है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप अभी एग्जाम आ रहे हैं उनके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी जो बैच चल रहा है, इंपॉर्टेंट है काफी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक ड्रग और डिस्कस कर लेते हैं, वारफेरिन, वारफेरिन। चलिए, वारफेरिन कैसी ड्रग है? ये ओरल एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट ड्रग, यानी कि ये भी एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग है, बट ये कैसी है? ओरल। हेपेरिन कैसी थी? इंजेक्टेबल थी। यानी कि दोनों का ही काम क्या है? ब्लड क्लॉट को बनने से रोकना। तो वारफेरिन हो गई, हेपेरिन हो गई, दोनों ही एंटी कोएगुलेंट ड्रग हैं। हेपेरिन इंजेक्टेबल थी, जबकि वारफेरिन कैसी ड्रग है? ओरल ड्रग है, ओरल एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है। कब यूज करते हैं इसको? यूज इन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पर्पस या मेंटेनेंस केसेस। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट नया आया हुआ है तो उसको स्टेबल करने के लिए हम वारफेरिन ही चलाते हैं। और वारफेरिन के बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है, मेंटेनेंस डोज जब उसकी लाएंगे हम, जब पेशेंट या तो घर जाने वाला है तो उसको हम कौन सी डोज पे देंगे? वारफेरिन पे देंगे, क्योंकि वारफेरिन ओरल अवेलेबल है।
क्लियर दोस्तों। यहाँ पे हमने देखो पीछे हमने डिस्कस किया था हेपेरिन को, तो हेपेरिन इंजेक्टेबल थी, इमरजेंसी केसेस में यूज कर रहे थे। लेकिन जो बारफेरिन है वो एक ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग होती है और मेंटेनेंस पर्पज पे इसको यूज किया जाता है। मेंटेनेंस पर्पज मतलब पेशेंट इंजेक्टेबल मत नहीं देंगे उसको, पेशेंट स्टेबल हो गया है अपना, पेशेंट स्टेबल हो गया है, अब इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है अपना, लेकिन उसको जरूरत है अभी एंटीकोएगुलेंट की, तब बारफेरिन देते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसको किस डायग्नोसिस के बेस पे प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बेस पर, विच डायग्नोसिस बेस्ड प्रोवाइड बारफेरिन, कौन सी डायग्नोसिस के बेस पर हम प्रोवाइड करते हैं बारफेरिन। तो आपके पास वही सेम ऑप्शन थे, बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी और आईएनआर। आईएनआर कौन सी डायग्नोसिस करते हैं इसको देने से पहले, यानी कि वारफेरिन चल रही है तो हमें किसी ना किसी यहाँ पे जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है, जो ब्लड से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन उनको करना पड़ेगा। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इनकी वैल्यू को हमें देखना पड़ता है। तो बारफेरिन चल रही है, हमने अभी पीछे पढ़ा था हेपेरिन चल रही है, तो उसमें तो एपीटीटी देखते हैं, तो एपीटीटी बारफेरिन में तो नहीं देखेंगे, ये तो गलत होने वाला है ना। तो अभी आपके पास आंसर अभी ऑप्शन 4 बचे हुए हैं, तो चारों में से आप राइट आंसर लगा सकते हैं। बारफेरिन चल रही है तो हम ब्लीडिंग टाइम को चेक करेंगे, कभी नहीं करते ब्लीडिंग टाइम, तो ये प्लेटलेट की अबनॉर्मलिटी होती है उस टाइम पे चेक करते हैं। क्लॉटिंग टाइम हाँ चेक कर सकते हैं, क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम चेक कर सकते हैं, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी उस कंडीशन में इसको चेक किया जाता है क्लॉटिंग टाइम को। यहाँ पे पीटी टाइम और आईएनआर टाइम दो बचे हुए हैं, दोनों के लिए ही यूज करते हैं, पीटी और आईएनआर। अगर ऑप्शन में आईएनआर नहीं है तो हम पीटी को राइट मानेंगे, और अगर पीटी को भी, अगर पीटी भी ऑप्शन में है, आईएनआर भी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आईएनआर होगा, क्योंकि आईएनआर जो है वो पीटी के ही टाइम को बताता है कि पीटी का टाइम रिलायबल है या फिर नहीं है, पीटी का टाइम रिलायबल है या फिर नहीं है। इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आईएनआर करते हैं। इसलिए आईएनआर क्या है, हाँ जी यहाँ पे रहेगा आईएनआर, बारफेरिन के लिए यूज करेंगे, बारफेरिन देने से पहले आईएनआर चेक करते रहेंगे। इसका जो, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है बारफेरिन की, तो एंटीडोट कौन सा देते हैं हम, एंटीडोट विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के इसका एंटीडोट रहता है। इस विटामिन के भी कई टाइप होते हैं, K1, K2, K3, उसमें से जो K1 होता है फाइलोक्विनोन, वो इसका एंटीडोट रहता है। क्लियर दोस्तों। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको सामने डिस्कस किए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको अच्छे से क्लास को देखें और अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करें अगर आपके लिए कोई नया पॉइंट मिलता है, और क्लास को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को इनको शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। थैंक यू दोस्तों आज के लिए, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है और टाइम भी बहुत हो गया है। थैंक यू।